Good morning, all of you. I am Dr. Suraya Shaheen, and today I will deal the syllabus from NET GRF paper 1, and this is the last unit, that is higher education system, government, polity and education. जो नेट जीआरएफ पेपर 1 का जो सिलेबस है और उसमें जो टोटल 10 यूनिट्स है, उसमें आपको सबसे जो लेंदी यूनिट आप कह सकते हैं वो यही है, लास्ट यूनिट। इसमें आपको बहुत सारे चीजें पढ़ने हैं। ठीक है, आप देखिए कैसे मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, हाउ एजुकेशन डेवलप्ड इन इंडिया, इन एंशिएंट इंडिया एंड आल्सो इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ये सब आपको पढ़ना है। सो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम्स एंड हाउ एजुकेशन डेवलप्ड इन इंडिया, ये पढ़ना है। सो कैसे हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी established in 1600 by the Britishers on the pretext of trading like cotton and spices, tea, opium, etc. from India, and how this company shifted from commerce to territorial control and gained complete control on most parts of India. So ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है कि कैसे कैसे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और कैसे कैसे जो है कॉमर्शियल पर्पज से पहले हुआ, फिर उस कंप्लीट कंट्रोल हो गया मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, कैसे फिर इंडिया कॉलोनाइज्ड हुआ, फिर कैसे सिस्टम में कैसे कैसे सिस्टम में अप एंड डाउन हुई एजुकेशन सिस्टम में, ये सब पढ़ना है आपको। उसके बाद है इसके अंदर आपको जो पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है वह सबसे पहला जो है वो है आपका हंटर कमीशन। हंटर कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। सो हंटर कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 3rd of February 1882 एंड लेड बाय सर विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर के नाम से ही हंटर कमीशन पड़ा है। एंड इसके अलावा आपको जो है रिकमेंडेशंस ऑफ हंटर कमीशन आपको पढ़ना है, यानी हंटर कमीशन के अंदर बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए थे, बहुत सारे प्रपोजल थे इनके कि एजुकेशन सिस्टम में कैसे यह क्वालिटी एजुकेशन देंगे, कैसे स्टैंडर्ड एजुकेशन देंगे, ट्रेडिशनल सिस्टम जो है एजुकेशन को उसको रिमूव करके नए तरीके से देंगे। तो ये सब था। उसके बाद सेकेंड जो टॉपिक है वो है द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, जो कि एस्टेब्लिश्ड बाय लॉर्ड कर्जन ऑन 27th of January 1902 इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन भी आपको पढ़ना है, जो कि लॉर्ड कर्जन ने स्टैब्लिश किया था 27th of January 1902 को। किस पर्पज से किया था? टू रिफॉर्म द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। अब इसका आपको रिकमेंडेशंस भी पढ़ना है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन का। ठीक है, उसके बाद है आपको द रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ 1904 आफ्टर द स्लाइट अमेंडमेंट बाय द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इन 1904, यानी कि 1902 में तो आया ही था ये आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, लेकिन 1904 में भी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत जो अमेंडमेंट हुआ था वो भी आपको स्टडी करनी है इस पेपर के अंदर में। ठीक है, फिर सेल्डर कमीशन। अब सेल्डर कमीशन से मुझे याद आ रही है कि हमें इंग्लिश लिटरेचर में जो पेपर है इंडियन लिटरेचर इंग्लिश इन इंडिया, उसमें आपको ये सब पढ़ने हैं कुछ पॉइंट, जैसे हंटर कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, आपको सेल्डर कमीशन, ये सब आपको पढ़ना है पेपर 2 में जो इंग्लिश लिटरेचर का है। लेकिन यहाँ हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, पेपर 1 में पढ़ रहे हैं। अब सेल्डर कमीशन also known as Calcutta University Commission and it was established on 14th of September 1917 under the chairmanship of Sir Michael Selder। यानी कि जो सेल्डर कमीशन है उसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 14th of September 1917 को हुआ था, और किसके अंडर में? तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ माइकल सेल्डर। ठीक है, तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बनते हैं कई बार एग्जाम में पूछ भी देते हैं, जैसे ये माइकल सेल्डर जो था इसका चेयरपर्सन था, तो आपको ये याद रखना होगा कि हाँ सेल्डर कमीशन का जो है एस्टेब्लिशमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेल्डर माइकल सेल्डर के अंदर में हुआ था। तो नेम भी याद रखना है और एस्टेब्लिशमेंट डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है,
और इसका आपको रिकमेंडेशंस भी पढ़ना है। सेल्डर कमीशन के अंदर क्या 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 रिकमेंडेशंस आया, क्या क्या प्रपोजल था इनका एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंडियन एजुकेशनल कमेटी, जो कि 1944 में एस्टेब्लिश हुई थी और हेडेड बाय सर जॉन सर्जेंट। ओके, और यहाँ पर इसका रिकमेंडेशंस भी पढ़ना है। फिर आगे हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि जो हायर लर्निंग में जो कैसे इवोल्यूशन हुआ एजुकेशन का, और जो एजुकेशन है और रिसर्च है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में किस टाइप से चल रहा है, ये सब आपको पढ़ना है। तो सम इंस्टीट्यूशंस वेर एस्टेब्लिश्ड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस टू प्रमोट एंड इनहेंस द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एस्टेब्लिश किया गया, जो कि आपको पढ़ना है नेट पेपर में, नेट जीआरएफ पेपर 1 जो है उसे पढ़ना है। जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स जो कि 1995 में आया, वो पढ़ना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन 1965 में आया, दैट यू हैव टू स्टडी। नवोदय विद्यालय 1985, नेशनल लिटरेसी मिशन 1988, नेशनल ओपन स्कूल 1989, NCERT 1961 एंड इग्नू 1985 एटसेट्रा, यानी कि ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर हम आगे देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है इस पेपर में। आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पढ़ना है इस पेपर में, ओपन यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज पढ़ना है। ठीक है, सो पहले हम देख लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द विजिटर फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विजिटर होते हैं, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं उनके विजिटर होते हैं। सो द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट MHRD असिस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया in the appointment of vice chancellors, court nominees and selection committee nominees. So the president has the power to nominate a few members to the executive committee, board of management, court selection committee nominees. यानी कि जो प्रेसिडेंट का मतलब पावर होता है, फ्यू मेंबर्स को वो क्या है नॉमिनेट कर सकता है, जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, कोर्ट सिलेक्शन कमेटी, नॉमिनीज, इन सबको। अब कई बार आपको छोटे मोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे हाउ मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर देयर इन इंडिया। देयर आर 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एट प्रेजेंट टाइम। ठीक है, वैसे इनमें चेंजेस भी होते रहते हैं, क्योंकि कई बार कुछ अदर यूनिवर्सिटी है जो अभी नहीं है सेंट्रल कैटेगरी में, तो कई बार उनको मान्यता जब मिल जाती है तो वो फिर सेंट्रल में आ जाता है। तो इनमें इनके जो डाटा है उनमें अप एंड डाउन होता रहता है। सो देयर आर 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, प्राइमरीली एस्टेब्लिश्ड एंड रेगुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ये आते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या कौन कौन से हैं। तो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है इंडिया में वो है आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज, जामिया मिलिया इस्लामिया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको BHU कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पर्पस क्या होता है। द पर्पस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड एजुकेशन। ओके, सो दे फॉलो द गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली, यानी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं ये गाइडलाइंस को ना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इसलिए ये जो स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं उससे ये अलग होते हैं। अब हम ओपन यूनिवर्सिटीज देख लेते हैं। There are 17 open universities in India at present, which have educational centers in various states of India. यानी कि
जो ओपन यूनिवर्सिटीज है इंडिया में वह अभी है 17 है। इसमें भी डाटा अप एंड डाउन होता रहता है। और इनका जो है 17 ओपन यूनिवर्सिटीज है, इनका बहुत सारे स्टेट्स में इनका सेंटर्स है, ठीक है, एजुकेशनल सेंटर्स है। नाउ आई सी हियर डीम्ड यूनिवर्सिटीज, देयर आर 130 डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड 16 न्यू इंस्टीट्यूशंस आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ अप्रूवल। यानी कि अभी फिलहाल 130 है। इसमें भी क्या होता है, अप एंड डाउन होते रहते हैं डाटा में, ठीक है, क्योंकि कई बार कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनको पूरी तरह से मान्यता मिल जाती है तो वो अदर कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में भी आ जाता है कई बार। अब आगे बढ़ना है जो है वह है आपका फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है, इग्नू। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन 1985। कई बार आपको नेट एग्जाम में इग्नू का एस्टेब्लिश का जो डेट है वो भी पूछ देता है, ठीक है। तो इग्नू जो है इट इज टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्वालिटी एजुकेशन टू दोज लर्नर्स हु ड्वेल इन रिमोट और फार फ्लंग एरियाज। यानी कि जो इग्नू का एस्टेब्लिश किया गया वैसे स्टूडेंट्स के लिए कि जो कि गांव में रहते हैं या दूर रहते हैं तो वो वहां से भी स्टडी कर ले, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम्स दैट लीड टू सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास एंड डिग्रीज। इग्नू के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं इसमें सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास और डिग्रीज भी है आपको। दिस प्रोग्राम also includes research, training and extension education activities। यानी इग्नू जो है इसमें और भी चीज़ें जुड़ी होती है जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन एक्टिविटीज, रिसर्च, ट्रेनिंग, ये सब होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड जनरल एजुकेशन। ये भी आपको पढ़ना है सिलेबस में के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला है वो हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी यूजीसी पढ़ना है आपको। सो यूजीसी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 28th of December 1953 which became a statutory body of the government of India in 1956, ठीक है। यानी कि यूजीसी का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वह 28th of December को हुआ था, 1953 में हुआ था, और ये स्टेटरी बॉडी हो गया गवर्नमेंट का कब, 1956 में हो गया, ये याद रखना है। It was established with some responsibilities, coordination, determination and maintenance of the standards of higher education। यानी कि यूजीसी का एस्टेब्लिशमेंट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ पर्पस को लेकर हुआ था, जैसे कि इसका काम है कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन को मेंटेन करना है। So it gives suggestions to the central and state government universities to improve the quality education। यानी कि जो भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज होते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो उसमें एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है वो यूजीसी का काम है। उसको टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहना, टाइम टू टाइम इम्प्रूव के लिए गाइडलाइन देते रहना, ठीक है। सो इट फ्रेम्स रेगुलेशंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि यह रेगुलेशन एस्टेब्लिश करता है कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स है एजुकेशन का उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि NCERT भी आपको पढ़ना है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपको एस्टेब्लिशमेंट डेट भी पूछ देता है कि NCERT का एस्टेब्लिश कब हुआ था। It was established in 1961 as an autonomous body. So this body plays a vital role in the improvement of education and provides quality textbooks, provides the quality of teachers education, ठीक है। NCERT का एस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुआ था और यह एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में हुआ था, ठीक है। और यह वाइटल रोल प्ले करता है एजुकेशन को इम्प्रूव करने में और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है और एंड आल्सो प्रोवाइड्स द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ठीक है। अब आपको जो पढ़ना है वो है वैल्यू एजुकेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैल्यू एजुकेशन में आपको पढ़ना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी CBSE क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE पढ़ना है।
कई बार आपको यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, कई बार सीबीएसई का भी आ जाता है, आईसीएसएसआर का भी फुल फॉर्म आपको बताने के लिए आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। और आईसीपीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जिसको एनसीटीई कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज IIAS, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, ठीक है। तो ये सारे फुल फॉर्म है और ये सब आपको पढ़ना है वैल्यू एजुकेशन के अंदर। अब आगे देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। फिर आगे आपको पढ़ना है गवर्नेंस पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी फीचर्स क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, वो पढ़ना है। उसके बाद शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फेडरेशन एंड सिटीजनशिप पढ़ना है आपको। फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है आपको, यानी फंडामेंटल राइट्स के अंदर कौन कौन से राइट्स आते हैं वो पढ़ना है। जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ना है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एटसेट्रा। तो ये सब आपको पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स में। फिर आपको पढ़ना है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर क्या क्या आता है वो पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये पढ़ना है। प्रेसिडेंट पढ़ना है, मीन्स व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बी अ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है ये पढ़ना है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, टर्म कितने दिनों का होता है प्रेसिडेंट का, सैलरी क्या होता है और अलाउंसेस क्या क्या होता है प्रेसिडेंट का, वो पढ़ना है। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वह है वाइस चांसलर एंड हिज फंक्शंस, यानी कि वाइस चांसलर के बारे में पढ़ना है, उनकी पोस्ट के बारे में पढ़ना है, उनकी सैलरी क्या होती है, उनकी टर्म क्या होता है, उनकी क्या क्या अलाउंसेस होता है। फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में इसी तरह से पढ़ना है, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सैलरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अलाउंसेस आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है गवर्नर पढ़ना है आपको। गवर्नर एंड हिज फंक्शंस पढ़ना है। उसके बाद आपको AGI पढ़ना है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ना है, उसका क्या क्या फंक्शंस होता है, क्या क्या अलाउंसेस होते हैं, सैलरी कितनी होती है, टर्म कितने होता है। उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि CAG एंड हिज फंक्शंस एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो ओवरऑल ये है आपका लास्ट यूनिट। ओके, थैंक यू।